जो माफियाज हैं वो ये नहीं समझते कि हम फेल हो रहे हैं, उनको खौफ ये है कि हम कामयाब ना हो जाए। ये हमारे लिए कोई फॉरवर्ड ग्रुप, कोई थ्रेट नहीं है। हम वो सियासत ही नहीं जानते कि हम पुलिस की मोबाइल भेजें। एक एसएचओ नहीं हजम कर सकते। ये अगले 5 मिनट बाद बयान देंगे कि इमरान खान कायदे से नहीं पड़ा है। सबसे पहले मरतबा मैं 1996 में गिरफ्तार हुआ। हमजा शहबाज शरीफ ने जेल काटी, मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी। क्या ये डीलें हैं? हुदैबिया 2 या 3 हफ्ते में दायर कर देंगे इनके खिलाफ। बुज़दिल लोग हैं, ये वतन से भागना चाहते हैं, ये भगोड़े हैं। हज़रात, मैं आपको डीएनए के स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब। आज हमारे पास 4 अहम स्टोरी हैं। पहली स्टोरी है, क्या इलेक्शन आ रहे हैं? बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी स्टोरी है जहांगीर तरीन के हवाले से, और लगता है कि फायर फाइटिंग जारी है कल रात से। मैंने आप देखें, चीफ मिनिस्टर ने बकौल उनके जो प्रेस रिलीज देते हैं कि भाई 50 आदमियों से मुलाकात कर ली 24 घंटों में। अगर ये माजी में 3 साल भी ऐसा करते रहते तो शायद ये सूरत पैदा ना होती। अगली स्टोरी है हुदैबिया की। आज शेख रशीद ने कहा ये भगोड़े हैं, भाग गए हैं, हम इनको बस तैयार कर रहे हैं कि जल्दी दाखिल करेंगे। अब ये कौन किसको भगोड़ा कह रहा है जो उनकी ट्रक पे पप्पियाँ लिया करता था। और अगली स्टोरी है फ़लस्तीन में जंग बंदी। इस वक्त जब हम आपसे मुखातब हैं, आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, ग़ालिबन इजलास ख़त्म हो गया होगा। इसके एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही है जिसमें दुनिया भर के लोग अपने अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। मैं इलेक्शन के हवाले से बात करूँगा। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो मेरा अंदाज़ा है वो दुरुस्त है या गलत है। हम लोग सहाफ़ी हैं और चीज़ों को जो होती है तो उनसे अंदाज़े लगाते हैं और फिर स्टोरियाँ बिल्ड करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तज़िया करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 महीने से ऐसा हो रहा है कि दौरे किए जा रहे हैं। कभी वो लाहौर में हैं, कभी कराची हैं, कभी कोयटा हैं, कभी पेशावर हैं। लोगों से खिताब कर रहे हैं, मुखालफिन की धज्जियाँ उखेड़ रहे हैं, ये बुज़दिल हैं, करप्ट हैं, माफियाज हैं, मैं ख़त्म कर दूँगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं लड़ता रहूँगा। चले जी, ठीक है। फिर फौरी तौर पर उनको ख्याल आ गया, हो हमें इलेक्शन भी तैयारी करनी है। उनको कहा जी इलेक्शन की क्या तरीके है? उनका ये मशीनें ले आएँ आप, किसी दोस्त ने मशवरा दिया होगा। फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी लेके आओ बिल असेंबली के अंदर मंजूर करने के लिए। बिल नहीं आता, चलो ऑर्डिनेंस से गुजारा कर लेंगे, ऑर्डिनेंस में बाद में हम बात करा लेंगे से। वो ले आए जी, और अब मशीनें दिखाते फिरते हैं कि यार मेरी मशीन देखो। वो कहते हैं हमारी मशीन देखो। वो बताया गया पाकिस्तान में ही मशीनें बनाने का फैसला कर लिया। चलें जी, ठीक है। फिर कहा गया जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं हमारे पाकिस्तानी, उनके नाम लिख लिए जाएँ वोटर लिस्ट के अंदर। बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जब इन्होंने हमारे सुफरा के साथ ज़्यादती की, जो हमारे एम्बेसडर्स है उनको जिस तरह ह्यूमिलेट किया गया, मैं ये साबित करने के लिए कि अगर कोई सफ़ीर किसी गैर मुल्की पाकिस्तानी जो रहता है उसकी मदद नहीं करेगा तो उसका ये हशर किया जाएगा। मतलब वो भी वोट ले लिए। पर वोटों की इस खेल में हम क्या करना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? और अच्छा, आप वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं और हम जैसे तजियाकारों को कहते हैं ये मत कहो कि हम जा रहे हैं, हम 5 साल पूरे करेंगे, हम 5 साल से, और बल्कि इनमें दोस्त कह रहे हैं हम 5 साल पूरे नहीं करेंगे, अगले 5 साल भी रहेंगे। भाई आप ज़रूर रहिए, अगर आपको लोग मुंतखब करते हैं तो आपका हक बनता रहिए। मुझे शक पड़ता है बुखारी साहब के इलेक्शन की तैयारी है जो आपको और मुझे या हम दोस्तों को नहीं पता, और बज़ाहिर इसको कोई शक्ल नहीं दी जा रही। इसका जवाब पहले मुझे देने दें, फिर बुखारी साहब की राय। जी प्लीज़। एक बात तो ये कि इफ्तिखार साहब, इलेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन जो है, मियां नवाज शरीफ ने इदारों के ख़िलाफ़ बयानिया दिया, फिर पीडीएम बनाई। उसका मकसद ही था फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाए। तो वो मुतालबा जो है, जो पीडीएम नाकाम हो गई और मियां नवाज शरीफ भी खामोश होकर बैठ गए और शहबाज शरीफ ने डील करके बाहर आना पड़ा, तो वो मुतालबा इमरान खान कैसे मान ले? इमरान खान, और सिर्फ एक ही रास्ता है इलेक्शन का कि इमरान खान खुद असम्बलियाँ तोड़ दे, वरना मार्शल लॉ लग सकता है या अदम तहरीक एतमाद की तहरीक आ सकती है, उससे नया इलेक्शन नहीं हो सकते। नए इलेक्शन का जो तरीका है इमरान खान कभी नहीं मानेगा। और वजह यह है, हाँ ये बात आपकी मानने वाली है कि कुछ बेचैनी है, कुछ बेताबी है, कुछ नए आने वाले दौर की तैयारी है। वो है कि ये जो आज शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान और इदारे एक पेज पे हैं, ये बार बार कह रहे हैं, और साथ ही एक ही सांस में कह दिया कि इमरान खान बहरान से भी निकल आएंगे। भी अगर एक पेज पे हैं तो बहरान क्या है? और भाई एक पेज पे अगर हैं तो ये बार बार कहने की ज़रूरत है।
मसला यह है कि एक पेज पे अब शायद ये उस तरह से मजबूती से नहीं खड़े, या हिल गए हैं या एक पेज नहीं रहा। और बहरान जो है, बहरान यही है कि तहरीक अदम एतमाद जिसके लिए शहबाज शरीफ ने डील की और उनको बाहर भेजा जा रहा था ताकि वापस आके वो तहरीक अदम एतमाद पेश करें, और जहांगीर तरीन भी इसलिए पर तोल रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद का थ्रेट किया जाए। तहरीक अदम एतमाद का थ्रेट ज़रूर है, नए इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऐसे माहौल नहीं है। अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान को पता है वो इलेक्शन हार जाएंगे, मुसलसल इलेक्शन हार रहे हैं। इस माहौल में अब खुदकशी इमरान खान नहीं करेगा और नए इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी वारिस साहब, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जी बिल्कुल ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी सूरत हाल ये है कि हम जर्नलिस्ट जो है ना वो मफरूज़ों पर या यानी किसी की खुशनुदी के लिए एनालिसिस नहीं करते हैं, हम करते हैं अपनी तस्कीन के लिए, अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए। तो उसको हक़ाइक़ की रोशनी में देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें सिर्फ जो रेटरिक है या जो नारे हैं उनके ऊपर बुनियाद नहीं रखी जा सकती किसी एनालिसिस की। जो हमने माजी में देखा है उसके तजर्बे की रोशनी में, जब तनख्वाहों में अचानक इजाफा, बजट में आपने एक पैसा नहीं बढ़ाया और आपने 25% अलाउंस आराम से दे दिया। अब एक बात, दूसरी बात यह है कि नए मंसूबों के इफ्तिताह की इतनी जल्दी है अब, चाहे वो डैम के मंसूबे हैं, चाहे वो किसी को यानी जो तारकीन वतन है उनको वोट का हक़ देने की बात है, चाहे वो वोटिंग मशीनें हैं, जो ई मशीन की जिस तरीके से, जिस तमतराक से तैयारी है और जिस तरह से ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरीके से एहसास प्रोग्राम जो है उसका, अब पहले तो लोगों का ख्याल ये था कि इसका पॉलिटिकल कोई आस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अब उसका पॉलिटिकल आस्पेक्ट भी नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि जो इस किस्म की मुहिम सोशल मीडिया पे शुरू की गई, आई एम विद इमरान खान, जो आदमी इतना प्रॉपरली सेटल्ड हो अपनी सीट में, उसको इस किस्म की कैंपेन की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारे वो इंडिकेटर हैं। आज की तकरीब अगर आपने देखी हो तो उसमें जो वज़रा बैठे हुए हैं, जो मशीर बैठे हुए हैं, उनके चेहरों के उतार चढ़ाव अगर आप देखें, हम तो इन्हीं के ऊपर बुनियाद करके अपने एनालिसिस कर सकते हैं। ना हमें कहीं से लाइन आती है, ना हमें कहीं से कहा जाता है कि आप ये बयान आज जारी कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब असद उमर साहब ने कहा ना कि जी इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, उसकी भी उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी, उस बयान की ज़रूरत नहीं थी। वो क्यों दिया गया था? वो जो पावर दैट भी है, उनको एक मैसेज दिया गया था इमरान खान की तरफ से बजरिया असद उमर कि अगर आप हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो ये ऑप्शन तो हमारे पास है। बुखारी साहब, मैं ख़त्म कर लूँ? अच्छा, और ये इसलिए किया गया था कि आपको याद है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं रहता कि वो असम्बलियाँ तोड़ दे। दो तीन बातें। पहली चीज़ तो ये, ना कोई हालात हैं, ना कोई ऐसे मामलात हैं जहां कोई अर्ली इलेक्शन की तरफ जाती हुई आपको कोई चीज़ नज़र आए। क्यों कि जब भी अर्ली इलेक्शन, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें 85 से लेके आज तक, जब भी अर्ली इलेक्शन कॉल हुए हैं, उस वक़्त हालात और मामलात इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि जहां ना अपोजिशन तलवारें लेके हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी होती है और दूसरी तरफ जो मुक़्तदर हल्के हैं वो भी खिलाफ होते हैं। जो आज की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें कोई ऐसी सिचुएशन अपोजिशन ने तलवारें नहीं खींची हुई। देखें तो सही ना, देखें तो सही ना, आज की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, ना अपोजिशन चाहती है कि ये हुकूमत जाए कहीं। नवाज शरीफ से लेके आसिफ जरदारी तक और फजलुर रहमान तक हर पॉलिटिकल लीडर एक ही बात चाहता है कि ये अपना टाइम पूरा करे। जो अपने नालायकियाँ कोताहियाँ ज़रूर हैं, अगर नालायकियों कोताहियों के सहारे गिरना चाहती है तो गिरे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान मंसूबे अनाउंस कर रहा है, वोटिंग मशीनें चीज़ कर रही है, देखें वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, वो उन्होंने करनी है। उन्होंने अब 2.5 से 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने अब, इमरान खान को भी एहसास हो गया, इस हुकूमत को भी एहसास हो गया है कि उसने गवर्नेंस पे तवज्जो देनी है, उसने अवाम को रिलीफ देना है। और आपको शौकत तरीन साहब जो नए वज़ीर आला फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, उनकी तकरीर भी याद है, क्योंकि ये सब GDP ग्रोथ की तरफ जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं जो इमरान खान एवरी डे जो इफ्तिताह कर रहे हैं। कभी डैम की तरफ जा रहे हैं, कभी अर्बन रावी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि 1000 अरब रुपए का फिनेंशियल टर्नओवर होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम एक्टिविटीज़ जब भी आप इलेक्शन के नज़दीक हो रहे होते हैं
कोई भी हुकूमत हो, माजी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उठा लें तो हुकूमत खत्म टर्न्योवर पूरा करने से 2.5 साल पहले उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, आपको पता है इस बात का। तो ये एक रूटीन की एक्टिविटी हो रही है। जहां तक वो पॉलिटिकल आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जहांगीर खान तरीन, वो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये एक नॉर्मल रूटीन है। इससे मेरा नहीं ख्याल कोई हमें अगली इलेक्शन की तरफ सोचना चाहिए या हम जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं शायद अपना पॉइंट प्रॉपर्ली पेश नहीं कर सका। मैंने कहा कि मैं इसको समझता हूँ बतौर एक सहाबी के कि जो कुछ एक्टिविटी हो रही है मैं उससे अंदाज़ा लगा रहा हूँ, और आपने मेरे अंदाजे को तकलीफ पहुँचाई और इसने ज़्यादा पहुँचा दी। इसने कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिसका दबाव है उन पर। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। कौमी हुकूमत की बात की मैंने कौमी हुकूमत, नए इलेक्शन की नहीं। कौमी हुकूमत नाम की कोई चीज़ ना तो आइन में है, न पार्लियामेंट जमहूरियत में आ सकती आइन में है। कोई नहीं। कौमी द वर्ड national government does not exist in the constitution of 1973. Right, number one. लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ मुझे बात कर रहे हैं, हुकूमत को खत्म नहीं भाई करना चाहते। मैंने क्या, मेरी बात तो पूरी करने दो। आपकी थ्योरी मैंने सुन ली, मैं तो अपनी मैं बात करना चाह रहा हूँ। नेशनल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ आइन में नहीं है, और नेशनल गवर्नमेंट बन नहीं सकती जो उसने कहा है, क्योंकि नवाज शरीफ नहीं चाहता। ये इसने कहा है, मैंने नहीं कहा। शहबाज शरीफ चाहता है। नहीं, मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ नहीं चाहता, बिलावल चाहता है। आप क्या करें, आप दोनों तय कर लें। उनका अपना व्यू पॉइंट है, मेरा अपना। आप दोनों तय कर लें कौन क्या चाहता है कि कौन क्या चाहता है, तय कर लें। की डिसीजन मेकिंग मियां नवाज शरीफ साहब के पास है। आप उन्हें बता दें बस, इसके अलावा दैट्स इट। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये है कि नवाज शरीफ नहीं चाहता। नवाज शरीफ की ख्वाहिश के बगैर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई तब्दीली जन्म नहीं ले सकती। नेशनल गवर्नमेंट नहीं बन सकती, कुछ भी नहीं बन सकता। नो, तब्दीली लाने के लिए वोट चाहिए। वोट हैं 83 और 84 नेशनल असेंबली में उनके पास, 166 वोट है उनके पास पंजाब में, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते। नहीं करेंगे तो विद इन द पार्लियामेंट कोई तब्दीली आ नहीं सकती। तो फिर अर्ली इलेक्शन कहां से मैंने अर्ली इलेक्शन की बात, ओ किसने कहा कि इलेक्शन नजर आ रहे हैं? जिसने की उनसे पूछा ना, मैंने तो कहा है कि क्या इलेक्शन आ रहे हैं, कल भी आ सकते हैं, और बकौल अंजुम रशीद आएंगे नहीं, 5 साल के बाद आएंगे, और आने दो भाई साहब। जिसने कहा है उसको तो बोलने दें। ये कौन सी ऐनक है जिससे आप हालात ऐसे देख रहे हैं कि किसी अर्ली इलेक्शन का कोई इम्कान पॉसिबल नहीं है? सुन लें अब आप हौसले से ज़रा। गवर्नेंस का, लोगों के मसाइल का बयान अगर मैंने करना शुरू किया तो पूरे प्रोग्राम का वक्त निकल जाएगा आपके सामने। ना कीजिएगा, ठीक है? वो नहीं ना उनसे इकोनॉमी थमी है, ना उनसे कीमतों पर कंट्रोल हुआ है, ना उन्होंने किसी के लिए कोई काम किया है। बट बुखारी साहब कहीं यार पहले आप सुने लेना है ना, अब आप सुने ना, अब आप सुने सिर्फ कहीं तो उन्होंने अब आप सुने ना यार, फॉर गॉड सेक आप सिर्फ सुने। कोई काम नहीं करके दिया इन्होंने सिवाय पुराने नोहे और मरसिये पढ़ने के आज तक। और तो जब कोई काम फिर आप बोलने किया, फिर आप चलें जी, इनको दें टाइम, मैं नहीं बोलता, छोड़ दें। आपने सुनने की हिम्मत ही नहीं है। मैंने आपकी बात इतने आराम से सुनी, आप खुदा के लिए मुझे बोलने दो। जावेद प्लीज, मैं कह रहा हूं आपके पास वो कौन सी ऐनक है जिससे आप कोई ऐसे हालात नहीं देख रहे? पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 30 MPs और 19 MNAs जो है वो अपनी रूलिंग पार्टी से अलग हो जाएं। आप कहते हैं हालात ही नजर नहीं आ रहे आपको? सुलह भी तो हो गई, कोई सुलह नहीं हुई है, ये कोई सुलह नहीं है। एक बात खुद आपने मुझे प्रोग्राम से पहले कही थी कि जब एक चीज एक दफा उखड़ जाए ना, फिर अपने मकाम पे वापस नहीं आती। या आप ही का आपने साइंस का फार्मूला मैं बताया था अलग ही में। मैं कहना ये चाह रहा हूं, हम ये दुआ नहीं कर रहे कि अर्ली इलेक्शंस हो, हम तो सिर्फ हालात को समअप करके एक नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन बी रॉन्ग, आई एम नॉट ए अरिस्टोटल के मैंने जो कह दिया वो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। आराम से वो 5 साल पूरे करेंगे और फिर शेख रशीद की तरह आगे ये भी कहेंगे कि मजीद 5 साल के लिए आ जाए। ये फिलॉसफी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है। बुखारी साहब, ये जो कहा हमारे दोस्तों ने, इनको भी कहने का हक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और क्या इलेक्शन आ रहे हैं ख्वाजनजात, ये पहला हमारा हिस्सा था आज के प्रोग्राम का। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजनजात। गुज़श्ता दिन और गुज़श्ता रात चीफ मिनिस्टर हाउस बहुत मसरूफ़ रहा। बुज़दार साहब ने कमाल कर दिया कि 24 घंटों के अंदर 50 MPA से मुलाकात की। अब मुलाकात क्यों की जा रही है? गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब में तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए, जो नामुकम्मल स्कीमें हैं उनको वक्त पे मुकम्मल करना। ये नहीं बातें थी।
बात ये नहीं कि जहांगीर तरीन का कुछ करो, बंदोबस्त करो। तो शेख साहब भी उनकी मदद आ गए, शेख मोहम्मद रशीद की मैं बात कर रहा हूँ, शेख साहब भी उनकी मदद को आ गए और शेख साहब ने कहा सब कुछ ठीक है, अब सुलह हो रही है। आज शाम गए तक कुछ डेलीगेशन मिल भी गए जिनके तलक जहांगीर तरीन ग्रुप से। याद रहे ये एक ही जमात के लोग हैं, हम किसी अपोजिशन की पार्टी की बात नहीं कर रहे कि उनकी जमात में से एक वलवला कुछ लोगों को हुआ, उन्होंने कहा हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी जो तैनातियाँ हैं हमारे अफसरों की वो नहीं हो रही है। अब जो वक्त आया है कि जब हम बात कर रहे हैं, रात गए तक शायद एक आधी मीटिंग और हो जाए और कल तो मीटिंगें ही होंगी। बहुत खुश हैं लोग के जो बला आई थी वो टल गई, पता नहीं टली या नहीं टली। जी बुखारी साहब क्या पोजीशन है? देखिए, गुजारिश ये है मेरे ख्याल से, ये लड़ाई कहीं और की है, नज़र कहीं और आ रही है, हल कहीं और हो रहा है। मेरे ख्याल से तो जो हम लोग मुख्तलिफ नामों से जिस कुव्वत को पुकारते हैं, उनके वो सारे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई डिवाइड है, ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये ना होता तो फैसल वाडा जैसा आदमी इतना अहमकाना, शायद कहना तो बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ होगा, लेकिन इतना अनगार्डेड बयान जारी ना करता कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ये एक SHO की मार है। ज़रा आप लफाजी मुलाजा फरमाइए इसके ऊपर। एंड द वन हु इज़ वेरी कंसिडर्ड टू बी वेरी क्लोज टू इमरान खान, सो दीज पीपल आर आइज़ एंड ईयर्स एंड माउथ पीस ऑफ इमरान खान। वो अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन कहीं से आ रही है। ये थोड़ा सा जलती आग के ऊपर पानी डालने की कोशिश हुई ज़रूर है, लेकिन ये अल्टीमेटली हल होने जा रही है, मुझे इसकी बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है। क्योंकि अगर इसने हल होना था तो फिर इतना बड़ा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने ग्रुप का नाम तजवीज़ नहीं कर दिया, रख दिया। आपने पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली में जो पार्लिमानी लीडर होंगे उनके नाम अनाउंस कर दिए। ये हल्का खेल नहीं था। अब इस खेल ने बिलाखिर कौन सी करवट लेनी है, किस बहाने इस सूरत हाल को निपटा जाएगा या इसको समेटा जाएगा, ये सारे वो सवालिया निशान हैं जो हम सबके जहनों में भी हैं और आम आदमी ग्रास रूट लेवल पे भी पूछ रहा है। एक मिनट रुक जाइए ज़रा थोड़ा सा। दूसरी बात ये है कि बुज़दार साहब जो हैं वो ऐसे रिपोर्ट हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से पंजाब हुकूमत में 3 साल कोई फ़ैसला नहीं किया, तो वो इतने बड़े क्राइसिस को कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये लाइनें भी कहीं और से आ रही हैं। अल्लाह करे कि ये मामला रिज़ॉल्व हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में जिस सूरत हाल से दो चार है, वहाँ पर सियासी खलफशार इस हद तक जाता हुआ कि हुकूमत की बारी आ जाए जाने की, और कि मार्शल जिसकी बात की थी इन्होंने, उसकी गुंजाइश निकले। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। साहब बात पता क्या है, जहांगीर तरीन साहब जिस तरह की शख्सियत हैं, ज़हीन शख्सियत है, हम सब जानते हैं, और किस तरह के कारपोरेट बिजनेस और पॉलिटिक्स को दोनों को लेकर चल रहे हैं। और जिस तरफ आपने इशारा किया कि जहांगीर तरीन साहब उनकी मर्जी के बगैर मेरा नहीं ख्याल एक कदम भी उठाते हैं, पहली बात। ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरह उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों की बिसाखियां बुना के एक कारपोरेट NRO की तरफ गए और तकरीबन उसको हासिल कर लिया। NRO, तो ये भी NRO, कारपोरेट NRO, कारपोरेट NRO और इमरान खान देगा, NRO इमरान खान देगा, इमरान खान वाला मैं नहीं मानता, आज जैसे कारपोरेट। बात आज तो नहीं रहेगा, बात ठीक खान है। साहब बात सुने, I जो fully support him. ये कारपोरेट का लफ्ज़ लगा, Absolutely, जो मर्जी नाम ना, ले, NRO is NRO। जिनके बारे में कल आप मुझसे लड़ रहे थे कि उन्हीं को उन्होंने इस्तेमाल करके उन्हीं की बिसाखियां लेकर एक कारपोरेट NRO, और वो भी कल प्रियम्प्ट किया उन्होंने। प्रियम्प्ट क्या किया? जो अली जफर की रिपोर्ट थी, अली जफर की रिपोर्ट का मैं आपको कन्विक्शन से कह रहा हूं कि जहांगीर खान तरीन को पता था। उस रिपोर्ट को अपनी फेवर में लाने के लिए उन्होंने जिस कन्विक्शन के साथ कल अपनी मूव चली, का रिजल्ट आज आपने देख लिया कि उस्मान बुज़दार भी लाइन पे आ गए, फेडरल मिनिस्टर्स भी लाइन पे आ गए, और कुछ लोग फैसल वाडा नहीं आया, फैसल वाडा नहीं आया। कुछ शरारती लोग, जिनमें फैसल वाडा साहब भी शामिल है, इस तरह के लोगों ने चाहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा हो, हालात दोबारा ख़राब हों और किसी और डायरेक्शन में जाएं। लेकिन बात पता क्या है, जहांगीर तरीन साहब भी एक बात समझते हैं, जिस जहाज़ की वो बात करते हैं ना, वो जहाज़ जितना भी ताकतवर हो जाए, जितनी भी उसकी स्पीड पकड़ लें, महंगा ले लें, लेकिन इवेंचुअली जब तक उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले क्लियरेंस नहीं देते, वो रनवे पे से टेक ऑफ जी अंजम साहब, ये तो आ गया रनवे पे ये तो मेरा ख्याल है जावेद आपने कंट्रोल टावर की तरफ जावेद जो बात की, मैं उसको सेकंड कर रहा हूं कि बात यह है कि उसके बगैर सिस्टम चलने वाला नहीं है। देखिए, उस्मान बुज़दार खुद से जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से नहीं मिल रहे, इन्हें इमरान खान साहब ने कहा है। मैंने भी यही और एक और बात,
कि राना सनाउल्लाह ने बहुत वाज़े तौर पे कह दिया है कि वो बुज़दार को हटाकर किसी दूसरे की हुकूमत नहीं लाना चाहते, बुज़दार की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ये बुज़दार का इशू नहीं है। डिसेंसी में आपको कोई साजिश नज़र नहीं आती? सुनिए, ये जो इशू और जहाँ तक बात है कि ये लड़ाई जो है वो MPs को सहूलतें देने की नहीं है, लड़ाई जो है वो जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात की है और जहांगीर तरीन वर्सेस जो है वो है। और जहांगीर तरीन अकेले नहीं लड़ रहे, जहांगीर तरीन जो इन्होंने बात की है, जहांगीर तरीन बगैर इदारों के इमरान खान से टकराने वाले इतने बड़े पाटेखा नहीं हैं वो मिल बांट के खेलते हैं और ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन भी नहीं है, लेकिन वो मैनूवर कर लेते हैं इधर भी उधर भी। अब मसला कोई ज़हीन नहीं, ज़हीन है तो इतनी चालें चल रहे हैं, ज़हीन है तो उसने PTI को अवाने इक़्तिदार तक पहुंचा दिया, उनकी मदद से 20 इंडिपेंडेंट उसने शामिल कराया, पूरा वो अपने जुनूबी सूबे का ग्रुप लेके वो आए, खुदा के लिए। ये बात तो पूरी करें, ये 20 के 20 इंडिपेंडेंट जो है ना, ये उस तरफ जाते हैं जिस तरफ इदारों के इशारा हो हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री। 40 अब ये 40 भी हो या 50 हो, अच्छा अब मसला ये है, 40 को बाकियों के साथ रिला के देखे ना क्या होता है। और इनको पता है कि जो अली जफर की रिपोर्ट आने वाली है वो क्या है, वो इनके हक में नहीं है, वो इमरान खान जो है जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात वापस नहीं लेगा जफर की रिपोर्ट पर। अली जफर की रिपोर्ट जो है वो जहांगीर तरीन के प्रॉब्लम ख़त्म नहीं करेगी। जहांगीर तरीन एक लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को एक इमरान खान एक कोशिश कर रहा है कि जहांगीर तरीन को अलग करके बाकियों को ठंडा किया जाए। उसके लिए उस्मान बुज़दार का तरीका अपनाया गया है कि SHO भी उनका मर्जी का, SP भी उनकी मर्जी का, उनको स्कीमें भी दो, उनकी ये भी दो, लेकिन वो जहांगीर तरीन के साथ जो है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई के जारी रहने का एक इशारा है कि उस्मान बुज़दार ये जो इसके साथी हैं जहांगीर तरीन के कुरान पर हलफ उठाए हुए हैं यार, क्या हो गया? आप लोग पता नहीं किन अदारों की बात करते हैं, हम अदारों की ज़्यादा ही बात करने लगे हैं, बजाय हम थोड़ी बहुत मेहनत करें कि MPs क्या कह रहे हैं, MNs क्या कह रहे हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हालात हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, वो क्यों चीख रहे हैं। अगर हमें इस पर भी कोशिश करिए। एक बात चाहूँगा, आपने आज़ाद उम्मीदवारों की बात की है। कल एक आज़ाद उम्मीदवार था जो सईद अकबर निवानी के नाम से जो PTI में शामिल है, कल वो असेंबली से ख़िताब करेगा, देखेंगे वो अपने ख़िताब में क्या कहता है। नाज़रीन, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। अब हम हुदैबिया केस के बारे में बात करेंगे। हुदैबिया केस बहुत पहले कहीं बंद हो गया था, अब दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। शेख रशीद और शहजाद अकबर के दरमियान इस पर इख्तलाफ राय पाया जाता है। अंजम साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो इसके बारे में इस हुदैबिया का मुकदमा मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कायम करने पे इख्तलाफ पाया जाता नहीं, बल्कि इस पे ये रज़ामंद थे। अब ऐसे लगा है कि इख्तलाफ नज़र आया कि शहजाद अकबर कह रहे हैं कि फौरी तौर पर हुदैबिया का मुकदमा शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ दायर करना मुश्किल है। अब सूरत हाल ये है कि इस शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इसको किया जाए, लेकिन पहले ये नहीं है, वो कह रहे हैं अगले हफ्ते कर दिया जाएगा। इसके पहले इत्तफाक़ राय था। अब ऐसा लगा है कि वो जिसके बारे में कह रहा हूँ कि जिनसे डील के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब रिहा हुए और वो लंदन जाके नवाज शरीफ को राज़ी करना चाहते थे कि जो मंसूबा है कि कौमी हुकूमत सब मिलके बनाए, पीपल्स पार्टी, और ये उस पर आया जाए, या कोई और मंसूबा है या जो कोई और डील है। अब सूरत हाल यह है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है। अब वो उस तरह से एक्शन लेने के ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए अब ये डामाडोल है। वरना ये तो कह रहे थे कि हुदैबिया का मुकदमा तो बहुत वाज़े तौर पर है, जिस दिन दायर होगा उसके कुछ चंद महीने बाद उसका फैसला आ जाएगा और उसमें करप्शन साबित हो जाएगी। ये दुरुस्त भी है, वैसे मैं एग्री करता हूँ। खान साहब बात सुने, बात यह है कि आज शहजाद अकबर साहब अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में गए, उधर इनकी पूरी लॉयर्स की जो PTI के जितने लॉयर्स हैं वो सब बैठे, उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल को एग्जामिन किया है और उसके सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और हाई कोर्ट की रूलिंग को देखते हुए वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें कोई कंक्रीट सॉलिड एविडेंस निकालने पड़ेंगे। जब तक हम वो नहीं निकालेंगे हमें कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो इसमें नज़र आने वाले वक्त में ये नज़र आता है कि हुदैबिया पेपर वाला केस
मुझे आगे चलता हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि आज की तारीख में आप अपने लॉयर से मीटिंग करने के बाद कंफ्यूज हैं, शेकी हैं, तो आप फिर अदालत को कैसे मुतमईन करेंगे? और जो शेख रशीद साहब ने बात की, वो तो एम शेख रशीद आपको पता है फुलझड़ियाँ छोड़ने के आदी हैं, उनको आदत है मुस्तकबिल के तोताफाल निकाल के कोई ना कोई बातें करने का, मीडिया में रहने के, इसके ज़्यादा शेख रशीद का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अटॉर्नी जनरल है वो इमरान खान की पार्टी के मेंबर नहीं है, ना वो पार्टी है इमरान खान की, ना वो इमरान खान का, तो एक से एक इमरान खान के आदमी है। इमरान खान ने अगर अटॉर्नी जनरल अपनी मर्जी से लगाना होता तो वो लगाते अली जफर को। तो अब ये जो आदमी है ये इमरान खान का आदमी नहीं है, ये उनका आदमी है जो सुलह कर रहे हैं शहबाज शरीफ से। जी बहुत साहब, देखिए गुजारिश ये है कि एक तो लार्जली आई एग्री विद जावेद सेट के हुकूमत इस मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी हुई है कि ये केस दोबारा नहीं खुल सकता। इस भी अदालत में वो जाएं, है तो सुप्रीम कोर्ट ही ना, वहाँ जाके उनको मुतमईन करना। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अटॉर्नी जनरल ने कही वो ये कि हमें कुछ ऐसी कंक्रीट एविडेंस सामने लानी पड़ेगी जो बुनियाद बने इस केस के खुलने की। और इस हवाले से माशाल्लाह नैब का, FIA का, इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हुदैबिया के हवाले से हर जो केस भी पिछली हुकूमतों के ख़िलाफ़ या नवाज शरीफ की फैमिली के ख़िलाफ़ दायर हुआ है, यही बताया गया कि तारीख़ का बहुत बड़ा स्कैम है। और हमारे पास ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि ये तो गए। हर केस की फेट जो हुई है वो हमारे सबके सामने है। अभी तक जब कभी कोई केस डिसाइड होगा तो हम उसको देख लेंगे। यही हाल हुदैबिया का भी है। शेख रशीद साहब की जो दरफुंतनी आपने कहा कि वो छोड़ते रहते हैं, यस उन्हें मज़ा आता है। इसी केस को जब ये अंडर ट्रायल था तो इन्होंने कहा था कि ये चोरों की माँ है, ये इतना बड़ा केस है हुदैबिया पेपर्स का। लेकिन जब पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में क्वैश हुआ और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओपन एंड शट केस करार दिया, तो हकायक जो हैं उसको मद्देनजर रखना चाहिए। जो मेरे दोस्त ने कहा कि अटॉर्नी जनरल जो इमरान खान का नहीं है, तो फिर उसको पता नहीं कौन लगाता है, मेरी समझ में नहीं आती। आसमान से उतरा वो या लैंड किया कहीं से वो पीपल्स पार्टी के लीडर का बेटा है। देखो बात सुनो अंजम, हम में से बहुत सारे किसी के बेटे हैं, किसी की दोस्त हैं, किसी के बहन हैं, किसी की फैमिली से हम एक सोसाइटी में रहते हैं और इसी सोसाइटी से वुकला जाते हैं, अटॉर्नी जनरल जाते हैं, मिनिस्टर जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, लोग जनरल बनते हैं। भाई ये दोनों एक काम बैठे और एक काम। अच्छा मैं जो मेरे पास वक्त अंजम कोई नहीं है। कल तक ये बिल्कुल वाजे था कि मुकदमा बन सकता है, आज अचानक क्या हो गया? अंजम मुझे आज अचानक डिबेट है कि मुकदमा नहीं बन सकता। अंजम आपने बता दिया ना कि अचानक क्या हो गया। बात यह है कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। जो इन दोस्तों की राय है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैंने अभी शुरू में कहा था इलेक्शन के बारे में, ये भी इलेक्शन की तरफ एक कदम था। हुदैबिया पकड़ लो, बहुत बड़ा स्कैंडल है, दो ख़ानदान तबाह कर दो, पकड़ा गया। और अब जब उनको देखना है, उन्होंने सोचा और समझा और किसी ने अक्ल दिलाई होगी भाई तैयारी करके आना, बगैर तैयारी के ना आना। और ख्वाजा साहब इसके साथ ही मुझे जाना ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। नाज़रीन वेलकम बैक। इस वक्त जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया हम उन पर बात करेंगे। जी बहुत साहब आपने सुना उनके बातों को? देखिए सवाए एक बात के मेरे ख्याल से जो हम तवक्को लगा के बैठे थे कि वो बहुत कोई स्ट्रांगली वर्डेड बयान होगा, जो उन्होंने सबसे अहम बात की है वो ये है कि एक इंटरनेशनल फोर्स बननी चाहिए जो फ़लस्तीन के अंदर अमन को यकीनी बनाए और जो मसाइल हैं उसको हल करे। ये अगर तजवीज़ कबूल हो जाती है तो मेरे ख़्याल से वो जो रोल हम ढूंढते थे यूनाइटेड नेशन का कि वहाँ होना चाहिए ज़रूर, वो ज़रूर शुरू हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि फ़िलफ़ौर वहाँ से इसराइली जो इलाकों पर कब्ज़ा किया उन्होंने वो वागुजार करना चाहिए, उनको वहाँ से पीछे हटना चाहिए। और जो वो उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, ज्यूइश की सेटलमेंट्स जो वो बना रहे हैं वहाँ, उसको भी उन्हें खाली करना चाहिए, ख़ास तौर से शेख जराह का जो इलाका है वहाँ से। मेरे ख्याल से जितनी भी तकारीर हुई हैं, चाहे फ़लस्तीनी एम्बेसडर की थी, चाहे टर्किश फॉरेन मिनिस्टर की थी, उन तकारीर में जो दो बातें बिल्कुल वाज़े हैं वो ये कि एक तो ये मैसेकर ऑफ द पीपल एंड जेनोसाइड ऑफ द पीपल मस्ट कम टू एन एंड इमीडिएटली। ये होता है कि नहीं होता, क्योंकि नेतन्याहू इतनी बेहयाई, बेहिसी, बेगैरती पर उतरे हुए हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की 4 कॉल्स पर उनको कोरा ना कर दिया कि जनाब हम तो नहीं रोकेंगे।
हम तो मंतकी इंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे इनको। ये अगर रवैया है उनका तो पूरी दुनिया को इस रवैये को कंडेम करना चाहिए। मुझे हैरत ये है कि इतना स्टेडफास्ट, इतना खौफनाक स्टैंड लेने वाले बंदे के बारे में मुझे पूरी आलमी दुनिया जो है वो सोई हुई दिखाई देती है। मुझे आलमी दुनिया की फिक्र इसलिए नहीं है कि वो तो चलिए ज्यूज को सपोर्ट करते हैं, लुक एट द इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड, वेयर इज द मुस्लिम वर्ल्ड। आपने सारी बातें कवर कर ली, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 10 मई से लेके आज तक कोई 30,000 फ़लस्तीनी लोग बेघर हो चुके हैं अभी तक। नहीं वो तो तादाद 1 लाख तक 30,000 पहुंच लोग। गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेखुल जराह, जिसके लिए ये सारी कहानी बनाई गई, जंगो जदल किया गया, मासूम लोगों को का कत्लेआम किया गया, उस इलाके पे भी उन मासूम फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया गया है। शहीद हुए हैं, बम्बार्टमेंट हुई है, स्कूल नहीं, असल मारे चीज गए हैं, जिसके लिए अस्पताल ये बंद हुए कार्रवाई हैं। की गई थी उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ वो बेघर कर दिए गए हैं। अब वक्त आ 1 गया लाख है हो गई तादाद और उनकी। अब वक्त आ गया है कि अब मुस्लिम उम्मा के अलावा पूरी दुनिया को भी अब सोच लेना चाहिए। और स्पेशली जब अमेरिकन प्रेसिडेंट की कोई बात नहीं सुन रहा और उनके सेनेट में जिस तरह बातें हो रही हैं, कांग्रेसमैन बातें कर रहे हैं, उसके बाद तो मेरा ख्याल कोई जवाब नहीं बनता, कोई जवाब नहीं बनता कि इसराइल को एक टेररिस्ट स्टेट ना डिक्लेयर किया जाए। जी हम कर दें अपना इसराइल को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर। देखिए, ये जो आज जनरल असेंबली में जो तकरीर है, जनरल असेंबली का किरदार जो है वो बहुत महदूद है। जनरल असेंबली में सिर्फ इखलाकी तौर पर बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक फोर्स बनाने की, जो अमन को इम्प्लीमेंट करे, और वो जो है वो सिर्फ जनरल असेंबली का अख्तियार नहीं है, वो अख्तियार है एक खास आइन के, एक खास कानून के सिक्योरिटी काउंसिल करती है ना सिक्योरिटी वो। काउंसिल का। अब ये सिक्योरिटी रिकमेंड तो कर सकते हैं ना उनको, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास, पाकिस्तान के पास जो है वो इस तरह की ताकत नहीं है कि वो 5 वीटो पावर्स को रोक सके। लेकिन जो तकरीर की है, मैं उसके शाह महमूद कुरैशी साहब की तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने एफर्ट की है, अपने आप को वहाँ लेके गए हैं, लोगों को लेके गए हैं, एक शोर मचाया, सोए लोगों को जगाया, एक एफर्ट है, इसको अप्रिशिएट होना चाहिए। बाकी तो हमारे बस में नहीं है वो सिक्योरिटी, ना जनरल असेंबली का काम है, फिर जनरल असेंबली में जाना नहीं चाहिए था। अगर आपकी बात माने कि इतनी फोर्स से उससे बात की है, ये काफ़ी है। ख़वातीन से पहले कि मैं आपसे इजाज़त हूँ, मैं ये कहूँगा कल जुम्मा है, जुम्मे को पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालम के ख़िलाफ़ तमाम जगहों पे जुलूस निकाले जाएंगे। आपसे गुजारिश है जहाँ कहीं भी आप हैं, आप करीबी तरीन जो जुलूस निकले उसमें ज़रूर शिरकत करें। अगर हम अमली तौर पे कुछ नहीं कर सकते, अगर हम हथियार नहीं उठा सकते, अगर हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि उनके हक़ में निकालने वाले जुलूस में शिरकत करके इस बात का इजहार कर दें कि हम पाकिस्तानी फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म की मजम्मत करते हैं। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।